नमस्कार शिक्षक साथियों, सीटेट मामले में मैं आपको कुछ तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं। आज सुनवाई हुई कि नहीं हुई, यह केस कैसा है, आगे इस केस में क्या डिसीजन आने वाला है, क्या हो सकता है इस केस का, ये सारा तथ्यों से मैं चाहता हूं कि आप लोग अवगत हों, आप लोग अंधेरा में ना रहें। कोई भी मामला यदि आता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन दें, कि ताकि आप अपना ओपिनियन भी हमको दे सकें, अपना सलाह दे सकें, अपना राय दे सकें। मेरे दोस्त, आज सीटेट केस की जो सुनवाई होनी थी, आज सुनवाई नहीं हो पाई है। आपको पता है कि यह डबल बेंच का मामला है और डबल बेंच में चीफ जस्टिस जो है लिमिट केस को ही सुनते हैं, इसलिए आज केस की सुनवाई नहीं हो पाई। मैं आपको बता दूं कि यह जो मामला है, सीटेट को जो चैलेंज किया गया है, ये बहुत क्रिटिकल और बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील मामला है। कई लोग और हम लोग भी इसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब केस की स्टडी की गई है और तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है, एडवोकेट साहब से बात हुई है, उसके बाद यह केस ये कैंसर रोग से भी ज़्यादा खतरनाक है मेरे दोस्त। इसको आप लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। यदि आप हल्के में लेंगे तो बहुत अनहोनी हो सकता है। मैं मोटा मोटी आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि खंड खा नियमावली 2012 को चलन किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि बीटेट या सीटेट दोनों उत्तीर्ण यदि आप हैं तो आप बिहार शिक्षक नियोजन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उस खंड खा को ही चैलेंज किया गया है, उसका खंड खा को निरस्त करने के लिए चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है, अपोजिशन का कहना है, उन लोगों का जो अपील है वह अपील ये है कि सेंट्रल सरकार जो सीटेट कराती है वो केबीएस के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए है, और जो राज्य सरकार जो टीईटी कराती है वो राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता तय है। और एनसीटी को भी यह इन लोगों एनसीटी का जो नियमावली है उनको भी लोग चैलेंज किए हैं। बिहार सरकार को नोटिस चला गया है, एनसीटी को नोटिस चला गया है, और अभी तक इस केस में न बिहार सरकार से काउंटर आया है न एनसीटी से काउंटर आया है। तो कहने का मतलब है कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि ओपन प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ नहीं बताना चाहिए, लेकिन खैर जो केस किया उसको तो पता ही है सारा कुछ, तो आपको भी जानना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि एनसीटी का क्या कहना है, एनसीटी का जो नियमावली है, एनसीटी का जो गजट है उसमें क्या कहना है। एनसीटी का नियमावली है, गजट है, उसमें एनसीटी का कहना है कि जिस राज्य में राज्य सरकार टीईटी नहीं कराती है, जिस राज्य में राज्य सरकार टीईटी नहीं कराती है, उस राज्य में सेंट्रल टैट जो है सीटेट है, उसको राज्य सरकार ले सकती है, अपने यहाँ शिक्षक बना सकती है। लेकिन जिस राज्य में खुद राज्य सरकार टीईटी कंडक्ट कराती है, उस राज्य में सीटेट को नहीं लेना है, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो भाई, अब तो बिहार सरकार टीईटी कराती है, 2011 में कराई है, 2017 में कराई है, लेकिन 2 ही बार कराई है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मामला क्या है, संवेदनशील है कि नहीं है। एनसीटी मानक तय करती है कि शिक्षक कैसे बनना है, उसी को राज्य सरकार फॉलो करती है। एनसीटी जो कह दिया वो पूरे देश में नियमावली बन जाता है। उसी नियमावली के अकॉर्डिंग राज्य सरकार शिक्षकों की बहाली करती है, उसी को नियमावली को देखते हुए राज्य सरकार भी अपना नियमावली बनाती है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में और कई बातें हैं जो मोटा मोटी बातें आपको हम समझाए हैं, और कई बातें हैं जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि यह मामला बहुत गंभीर है। और जो आप लोग परेशान थे कि सर जो ब्लाइंड वाला केस में काउंटर एफिडेविट दायर हुआ है कि नहीं, और तमाम चीज़ों में उलझे हुए थे, उसको छोड़ के उसमें तो जो होना है समय के साथ हो जाएगा, और बहुत जल्द उसका भी हम अपडेट देंगे उसमें क्या चल रहा है। फिलहाल इस मामले को देखने की आवश्यकता है। यह मामला बहुत संवेदनशील है। मैं 2 दिन से
पूरे एडवोकेट साहब के यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, तमाम डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत परेशान है इस मामले को लेके। मैं सोचा कि भाई यह परेशानी आप लोगों से भी शेयर किया जाए ताकि इसको मजबूती से लड़ा जा सके। मैं शशांक मौली सर से ये सारा चीज़ को डिस्कस कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि सर इस मामले में क्या हो सकता है, तो सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, इसका एक एक पॉइंट बारीक से चीज़ों को समझा जाएगा और बारीक से कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिरांग मौली के सर के बारे में आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि सर पटना हाई कोर्ट के बहुत जल्द जज बनने वाले हैं। अभी जो पेपर में आपने देखा होगा 10-15-20 दिन पहले कि 13 लोगों में मिरांग मौली सर का भी नाम है पटना हाई कोर्ट में जज बनने का। हो सकता है कि हमारा सुनवाई करा पाए या ना करा पाए, हो सकता है कि वो छोड़ के चले जाएं, जज बन जाएं। इतने विद्यमान आदमी हैं, इतनी बारीक से चीज़ों को समझते हैं, बताते हैं। नहीं, उस वाले मामले में बहुत हमारी मदद किए हैं ये सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूँ कि जब केस सर को मैंने दिया है वो पहले ही बता दिए कि इस केस में ये होना है। दिसंबर वाला मामला में मैं इनके पास लेके गया था, दिसंबर वाला केस करने के लिए गया था कि सर इस केस में क्या मेरिट है बताइए, क्या दिसंबर वाला एलिजिबल है कि नहीं है। सर ने साफ रूप से कह दिया था कि एलिजिबल नहीं है, पहला हेयरिंग में ही ये डिसमिस हो जाएगा। अंततः यह भी हुआ, कितना भी लोग गोल गोल घुमाए, केस डिसमिस हुआ। प्राथमिकता वाला मामला में भी सर बोल चुके थे कि इस केस में एक छोटी सी इशूज़ है, बीच में नियम को बदला गया है। 70 को गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि 2 लोगों के साथ एग्रीमेंट आप करते हैं। कहने का मतलब है कि बीएड और डीएलएड के साथ बिहार सरकार एग्रीमेंट की नोटिफिकेशन के जरिए, नोटिफिकेशन एक एग्रीमेंट होता है। यदि एग्रीमेंट आप कर लिए हैं कि हम ये सैलरी देंगे, ये प्रक्रिया होगी रिक्रूटमेंट की, ये सारा क्राइटेरिया होगा, ऐसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी, उसके बाद बीच में आप नियम नहीं चेंज कर सकते हैं। तब तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब दूसरा पक्ष प्रभावित हो। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, नहीं तो प्राथमिकता आज आपकी बरकरार रहती। सर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई इस मामले में प्राथमिकता आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सामने बात आई, प्राथमिकता इक्विवेलेंट हो गई। तीसरी जो चीज़ है, अभी सीटेट का जो मामला है, इसमें भी सरकार है कि बहुत संवेदनशील मामला है। वो सर बहुत जो मामला होता है उसको बारीक से समझते हैं, उसके बाद ही कुछ बोलते हैं, नहीं तो बहुत कम बोलते हैं। स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि इस मामला में बहुत संवेदनशील मामला है। ये पूरा मामला एनसीटी पर निर्भर करता है। एनसीटी का काउंटर क्या आता है, बिहार सरकार का काउंटर क्या आता है, उस पर डिपेंड करता है कि मामला में क्या होना है। तो मेरे दोस्त, इस मामले को बहुत सीरियस में लेना है। और अब आपको बता दें कि मैं अभी तक 30% ही फी दे पाया हूँ एडवोकेट को। जिस परिस्थिति में आप लोग इसको हल्के में लिए हैं, उस परिस्थिति में जो हमारे पास फंड था और आपने जो कुछ पटिशनर बने जो सहयोग राशि दिए हैं, उस सहयोग राशि से मिरांग मौली सर को, प्रिंस सर को मैं 30% फी दे पाया हूँ। यदि आप पटिशनर नहीं बनते हैं व्यापक रूप से, तो कोर्ट को भी लगेगा कि भाई इसमें संख्या कम है, लोग कोर्ट भी सीरियस में नहीं लेता है। इसीलिए मैं बार बार समझा देना चाहता हूँ कि इतने लोग जो सेना है सीटेट का, लगभग 80% लोग हैं। यदि आपके मन में घमंड अंदर में छा गया है कि नहीं, हमको तो कोई बाहर नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि कभी कभी एक छोटी सी फुंसी भी आदमी के आदि उसको ठीक से डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो आदमी की जान चली जाती है। एक छोटा सा बीमारी को भी नज़रअंदाज किया जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह यह मामला में तो मेरा जो इच्छा था कि जितने भी लोग हैं बिहार के सबसे टॉप वकील को रखा जाए, वाईवी गिरी सर को रखा जाए, उसके बाद नीलकंठ है उनको रखा जाए, जो भी सुपीरियर वकील हैं जो टॉप 10 में आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं। लेकिन हम लोगों ने मिडिल रेंज का वकील रखा है क्योंकि फंड की कमी है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई नींद हमारी उड़ी हुई है, चैन हमारी उड़ी हुई है, लेकिन आपको भी इस मामले में सहयोग करना चाहिए। सोचना चाहिए कि भाई इतना लोग मेहनत कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे सबसे आगे जाके लड़ रहा है, तमाम चीज़ें बातें कर रहा है, तो घर से आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। खासकर एनआईओएस के जितने भी हमारे साथी हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि यदि सीटेट बाहर तो एनआईओएस बाहर।
हालांकि 80% लोग बीएड कैंडिडेट और रेगुलर डीलेट कैंडिडेट भी 1 to 5 में जो हैं वो सीटेट ही पास हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सीटेट वाला जो केस है, इसीलिए इतना डीपली हम आपको बता रहे हैं। इतना डीपली हमको बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना क्रिटिकल मामला हो गया, आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सारी बातें आपको मुझे बतानी पड़ रही है। तो मेरे दोस्त, इस मामले में आप लोग जुड़ें और फाइनेंशियल सपोर्ट करें। जो अकाउंट नंबर दिया जाता है उस अकाउंट नंबर में फाइनेंशियल सपोर्ट करें, तभी इस मामले को हम लोग व्यापक रूप से जीत पाएंगे। और अगली सुनवाई 2 दिन में होती है, 4 दिन में होती है, अभी डेट भी तय नहीं है। हो सकता है कि 2 दिन में हो, जो लिस्टिंग में कब आता है, अचानक से लिस्टिंग में आप देख लेंगे और सुनवाई हो जाएगी। अभी तक काउंटर दायर नहीं हुआ बिहार सरकार का, मैं बता चुका हूँ, और एनसीटी का भी काउंटर नहीं आया है। उस परिस्थिति में यह जो सुनवाई है वो लंबा चलेगा। अभी दोनों तरफ से काउंटर आएगा, काउंटर में बहस होगी, ये लंबी प्रक्रिया है। तो मैं तो यही चाह रहा था कि यदि आप लोगों का बढ़िया सहयोग होता तो नीलकंठ सर को या फिर गिरीश सर को, 3-4 वकील जब तक सीनियर नहीं रहेंगे तो एक निचोड़ नहीं निकल के सामने आ पाता है। 2-3-4 बड़े वकील होते हैं तो आपस में सब तय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक बढ़िया निचोड़ आता है। 70 तरह का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को निकालते हैं वो लोग और उसको रखते हैं, उससे केस में मजबूती आती है। लेकिन जितना हमसे बन पड़ रहा है मेरे दोस्त, उतना हम कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का जो है सहयोग ना के बराबर है। तो मेरे दोस्त, इस केस से जुड़े, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। एक और आवश्यक सूचना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। बीएड कोर टीम का एक मेंबर जो इतना बेहूदगी हरकत किया है, जिसकी जितना निंदा किया जाए कम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा हरकत किया है, माननीय एडवोकेट प्रिंस मिश्रा सर को फ़ोन किया और बोला कि सर मैं भी आपको सीटेट मामले में केस देना चाहता हूँ, और तमाम तरह के ना जाने क्या क्या बातें की। और उनका मेन मोटो था यह जानना कि क्या पप्पू जी शशांक मौली सर को और प्रिंस सर को हायर किए हैं कि नहीं। वह भी प्रिंस सर से पूछ रहे हैं। एक एडवोकेट अपना क्लाइंट को कैसी रक्षा करना है उनको पता है, उन्होंने उतना ही लिमिट में बात किया। उन्होंने बताया कि पप्पू जी आए हैं, हमसे बात किए हैं, तमाम चीज़ें हुई है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भाई अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है कि केस मिला है कि नहीं मिला है, वो डिटेल में वो प्रिंस सर नहीं बताए। लेकिन वह व्यक्ति डिटेल में जानना चाहा। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मुझे किसी को शर्मिंदा नहीं करना है, ना गिल्टी फील कराना है, बस एक संवाद देना है कि ये बेहूदगी हरकत करना बंद कीजिए। दूसरी बात, उसने यह जानने का प्रयास किया, वो प्रयास करने के बाद वो अपने टीम में डिस्कस किया और मुजफ्फरपुर के टीम में एक माहौल तैयार कर दिया कि पप्पू जी किसी वकील को हायर नहीं किए हैं, कोई प्रिंस मिश्रा को हायर नहीं किए हैं, कोई मिरांग मौली सर को हायर नहीं किए हैं। वैसे झूठा इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं उनका, और माननीय प्रिंस सर का कॉल भी रिकॉर्ड कर लिया। मुजफ्फरपुर का टीम तुरंत मुझे फ़ोन किया कि सर देखिए कोर टीम वाला ऐसे से बोल रहा है आपके बारे में, और बोल रहा है कि प्रिंस सर से हमारी बात हुई है, उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, और पप्पू जी किस तरह का कोई भी एडवोकेट को हायर नहीं किए, तमाम तरह के बातें। अब मैं उसके बाद प्रिंस सर का भी फ़ोन आ गया। उन्होंने भी मुझसे पूछने लगा कि कोई बंदा फ़ोन किया है और आप पूछ रहा था कि केस दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ सवाल कर रहा था। और वो कह रहा था कि हम भी केस देना चाहते हैं, ये कौन बंदा है, आप ही का टीम का आदमी है क्या? मैंने बोला कि नहीं सर, हमारे टीम का तो कोई मेंबर है नहीं। फिर मुजफ्फरपुर की जो टीम मुझे बताया कि ऐसा हरकत हुआ है। मैंने सर को बताया कि अरे कोई बंदा है जो कॉल भी टेप किया है और इस तरह का बात किया है। अब प्रिंस सर उस बंदे को लगातार फ़ोन कर रहे थे, पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जब फ़ोन उठाया तो माफ़ी मांगने लगा। अब प्रिंस सर बोल रहे थे कि भाई मेरा फ़ोन टाइप किया है, मेरा क्लाइंट का डेटा चुराने का प्रयास किया है, 386 उस पर लगाएंगे, तमाम तरह का प्रक्रिया, FIR उस पर तुरंत हम करते हैं। आप पटना हाई कोर्ट के वकील को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उससे आप डेटा चुराने, उसका क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट का डेटा आप चुरा रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई इस तरह का हरकत मत किया करो भाई, नहीं तो चल जाओगे जेल, बाप मैं रह जाएगा रोते। बेटा को पढ़ाया है, बेटा को BEd DLEd कराया है, अब बेटा उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रहा है। हमारा ये कहना है कि भाई
आप सकारात्मक दिशा में काम कीजिए। तो बढ़िया बात है कि आप भी एक एडवोकेट करें, हम भी एक बढ़िया वकील करें। दोनों का वकील बढ़िया बढ़िया होगा तो मजबूती से बात को रखा जाएगा। लड़ना है तो यार विपक्ष से लड़ो ना, जो तुमको तंग कर रहा है, जो तुमको परेशान कर रहा है, यार तुम आपस में लड़ रहे हो। डेटा इधर से उधर फ़ोन कर रहे हो बिना मतलब का कि फलानमा रखा वकील चिल्ला। अरे अपना अपना काम कीजिए ना, जो बेहतर काम कीजिएगा बढ़िया बात है। अभी तक कुछ चंद बीएड के जो लोग हैं, साथी हैं, वो एनआईएस को अभी तक गले से उस लोग को उतर नहीं रहा है कि एनआईएस एलिजिबल हो गया। अरे भाई मिलजुल के काम करोगे जल्दी सफलता मिलेगी। मैं आंदोलन का जो बात कर रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, यदि मैं तेजस्वी यादव को नहीं बुलाता तो आज हम लोग इस परिस्थिति में नहीं होते। हम लोग अभी सड़कों पे घूमते रहते और बहाली तो भूल जाइए। तो मैं अपना योगदान मैं मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि भाई सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे तो भाई सफलता जल्दी मिलेगी। सबने काम किया है, सबने अपना आंदोलन हुआ था, सबने अपना अपना योगदान दिया है। ये आगे भी ऐसा होगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन इस तरह का हरकत ना करें कि ताकि टीम आप बीएड के ग्रुप में हो, बढ़िया हो, आप काम करो। हम लोग डीलेड ग्रुप में हम लोग काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं। विवाद किसी परिस्थिति में ना करें, बस यही संवाद देना चाहते हैं। और प्रिंस सर को मैं 70 बार फ़ोन करके मैं बोला कि सर जाने दीजिए, हमारा ही लड़का, सर कोई एफआईआर मत कीजिएगा, जाने दीजिए, जो हो गया छोड़ दीजिए सर। 70 बार मैं उस बंदे के लिए मैं वो तो टाइपिंग बात मैं तो आज गया तो देखा कि वो एक ड्राफ्टिंग करके रखा हुआ है लीगल नोटिस भेजने के लिए। मैंने 70 बार बोला कि सर छोड़ दीजिए सर। तो भाई इस तरह का हरकत ना करें कि भाई जेल आप चले जाएं और मुसीबत में फंस जाएं। बाकी जो भी है खैर, जो हुआ सो हुआ। आगे से मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। आगे सीटेट संबंधित हम लोग बात करें तो सभी लोगों को सपोर्ट करें, जिनको दिल करता है बीएड साथी को सपोर्ट करें, जिसको दिल करता है डीलेड जो हम लोग हैं हमारे टीम को सहयोग करें, लेकिन सहयोग करें भाई। मैं चाह रहा हूँ कि शशांक मौलिक के अलावे भी एक बड़ा वकील हो, ताकि 2-3 बड़े बड़े वकील हो तो मामला को बढ़िया से व्यापक रूप से लड़ा जा सके। तो यही संवाद के साथ शुभ रात्रि। समय के साथ अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।